हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना सुनें, इसे अंत तक सुनें और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो सकता है उसे ज़रूर ऐड करें। आज मैं आपसे रिच डैड पुअर डैड की बुक के चैप्टर 2 जिसका टाइटल है कि क्यों नहीं जो वित्तीय साक्षरता है वो पढ़ाई जाती। राइटर कहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने जीवन में कितना पैसा कमाया, ज़रूरी यह है कि आपने अंत तक कितना पैसा अपने पास रखा। 1990 में जो माइक थे वो अपने रिच डैड से उनकी एम्पायर का पूरा हैंडल अपने हाथों में ले चुके थे। वहीं खुद राइटर रॉबर्ट 1994 में मात्र 47 वर्ष की आयु में जो वित्तीय प्रबंधन था या जो चीज़ें वो कमा रहे थे उन सब से रिटायरमेंट ले चुके थे। इसका अर्थ यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं है कि अब वो पैसे नहीं कमा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने वित्तीय प्रबंधन को इतनी अच्छी तरह से क्रिएट किया था कि अब वह ऑटोमेटिकली, चाहे महंगाई आए या मंदी की मार आए, कुछ भी हो, उन्हें वित्तीय रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। उन्होंने एक ऐसे पेड़ को जन्म दिया था, उसको पाला पोसा, पानी दिया, जो अब एक भरा पूरा पेड़ बन चुका था, जिसकी छाया और फ्रूट अब वो दिन रात ले रहे थे। राइटर कहते हैं कि कई बार लोग उनसे पूछते हैं कि वो कैसे पैसा अधिक कमाएं, कैसे वो अपने बच्चों को ये सिखा दें कि वो कैसे पैसे को कमाएं। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मुझे एक बात हमेशा याद आती है। 1923 में एक ग्रेटेस्ट लीडर और रिचेस्ट जो बिजनेसमैन थे उनकी मीटिंग हुई थी एडवाटर बीच होटल शिकागो में, और इनमें से जो अधिकतर जो बिजनेसमैन अमीर लोग थे उनका अंत बड़ा दुखदाई था। या तो कोई बहुत ज़्यादा गरीबी में मरा था, कर्जे के अंदर था, या किसी ने आत्महत्या की थी। तो इन सब के पीछे कारण क्या था? राइटर कहते हैं कि 1929 की वह मंदे की मार, जिसे ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, जो मुख्य कारण था इन लोगों की इस हालात का, क्योंकि इन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया था लेकिन पैसे का किस तरह से प्रबंधन किया जाए यह नहीं सीखा था। इनका सोचना था कि पैसा ही सब कुछ है, हर तरह की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकता है, लेकिन बगैर वित्तीय समझ के, वित्तीय ज्ञान के, आपका पैसा जितना जल्दी आपके पास आता है उतनी ही जल्दी आपके हाथों से वापस चला जाता है। आगे राइटर कुछ ऐसे एथलीट का भी उदाहरण देते हैं जिनके जीवन में बहुत तीव्र गति से पैसा आया, लेकिन मात्र 10 से 15 साल की उम्र के बाद ही उनका वह पैसा उनके हाथों से उससे भी अधिक तीव्र गति से गया। और इसके पीछे दो ही चीज़ें राइटर ने देखी, या तो वो लोग अपने उसी स्थान पर वापस आ गए या उससे भी बुरी हालत पर। यहाँ पर राइटर हमें एग्जाम्पल देते हैं कि कई बार जैसे गरीब लोगों की लॉटरी लगती है या किसी कारणवश बहुत अधिक पैसा उनके जीवन में फ्लो होता है, तो अधिकतर क्योंकि उनके अंदर वित्तीय मैनेजमेंट की कोई सिस्टम ही नहीं होता, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है कि किस तरह से जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो की जाती है, तो उनका पैसा उसी फ्लो से वापस चला जाता है। कहते हैं जब मैं लोगों को वित्तीय साक्षरता के बारे में बताता हूँ तो लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें यह लेसन हमारे रिच डैड ने, जब माइक और मैं छोटा था, मात्र 10-12 साल के थे, उसी समय यह लेसन दिया था कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें वित्तीय रूप से साक्षर होना पड़ेगा। राइटर के जो पुअर डैड थे वो हमेशा उन्हें एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किलिंग पर अधिक महत्व देते थे। वो कहते थे कि आप खूब पढ़ो, खूब नॉलेज लो, लेकिन इनके रिच डैड इन्हें कहते थे कि तुम्हें एजुकेशन लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ की? वो है फाइनेंशियल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता। राइटर कहते हैं कि लोग अमीर तो चाहते हैं बनना, बड़े लेवल तक, बड़े बिजनेसमैन, परंतु अगर आपको बड़ा एम्पायर खड़ा करना है तो उसकी नींव भी अधिक गहरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक मकान बना रहे हैं तो आप 6 फीट की गहराई तक उसकी नींव भर सकते हैं, परंतु यदि आपने उसी 6 फीट की नींव पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने की कोशिश की तो वह उतनी ही जल्दी कोलैप्स होगा, बड़ी तीव्र गति से गिर जाएगा। और जो कि सच्चाई है, अधिकतर
जो फास्ट पेस पर अमीर होते हैं वो इसी तरह की गलती करते हैं। हमारी स्कूली शिक्षा का जो स्वरूप है वो आज भी कृषक समाज का है। इसलिए वो कभी भी फाउंडेशन के बारे में कि आप अपनी जो एक तरह से वित्तीय शिक्षा है उसकी नींव कैसे रखें उसके बारे में कुछ नहीं बताता, कोई एजुकेशन नहीं देता। इस चैप्टर का रूल नंबर 1 है कि आपको अंतर पता होना चाहिए एसेट और लायबिलिटी में, यानी कि संपत्ति और दायित्व के अंदर। इसलिए हमेशा संपत्ति को खरीदें, संपत्ति में निवेश करें। रिच डैड कहते हैं कि अमीर व्यक्ति एसेट खरीदते हैं, एसेट में निवेश करते हैं, यानी कि संपत्ति में निवेश करते हैं, जबकि मिडिल क्लास का व्यक्ति अपना निवेश अधिकतर अपनी लायबिलिटीज या दायित्व में करता है, जिन्हें अक्सर वह गलती करता है संपत्ति समझकर। आगे माइक और राइटर दोनों रिच डैड से पूछते हैं तो फिर कैसे संपत्ति में निवेश किया जाता है, कैसे हमें पता चले कि हम अमीर बनेंगे। तो रिच डैड स्माइल करके कहते हैं यह बड़ा इजी है। उन्होंने एक किस प्रिंसिपल दिया जिसकी डेफिनेशन है कीप इट सिंपल स्टूपिड या फिर कीप इट सुपर सिंपल। रिच डैड कहते हैं कि जो एसेट है, पूंजी है, वह आपके पॉकेट में पैसा लेकर आती है, जबकि आपकी लायबिलिटी आपकी पॉकेट से पैसे को बाहर निकालती है। जो संपत्ति है, एसेट है, वो शब्दों में नहीं बल्कि नंबरों में होती है। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको रीड करना आना चाहिए और समझ आनी चाहिए नंबरों की। यही कारण है कि रिच डैड ने हजारों बार राइटर और माइक को एक ही बात कही कि जो अमीर व्यक्ति हैं वो एसेट में निवेश करते हैं, वहीं जो गरीब और मिडिल क्लास के हैं वो लायबिलिटीज में। आगे राइटर एक बड़ी सुंदर कोट देते हैं जिसे फ्यूचरिस्ट एल्विन टॉफलर मिरर ने दिया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में जो अनपढ़ लोग होंगे ना, वो नहीं होंगे जो पढ़ना लिखना ना जानते हों, बल्कि वो होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि कैसे सीखे फिर उसको भूले और दोबारा से सीखे। मीन्स प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस। आगे राइटर हमें कैश फ्लो का एक पैटर्न देते हैं कि एसेट किस तरह आपके जीवन में आएगी। जैसे इनकम है, उससे एसेट जनरेट करेंगे तो आपकी एसेट ऑटोमेटिकली आपकी इनकम को बढ़ाएगी। एक तरह से यह सेमी कर्व होगा। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत से जो वित्तीय नौसिखिए हैं उन्हें पता ही नहीं कि जो इनकम स्टेटमेंट होती है और बैलेंस शीट होती है उनके अंदर क्या रिलेशनशिप होती है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इन दोनों के बीच रिश्ते को समझिए। आगे राइटर कैश फ्लो के पैटर्न में कि कैसे लायबिलिटीज की तरफ जाता है उसके बारे में बताते हैं कि लायबिलिटीज अक्सर आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गाड़ी खरीदी, मान लीजिए गाड़ी की कीमत है 8 लाख रुपए। अगर आपने कैश फ्लो दिया कंप्लीटली कैश, तो आपने 8 लाख रुपए अपने जो अगर आप चाहते कोई एसेट बनाना तो वहाँ पर वही पैसा इंक्रीज होकर इंटरेस्ट लगकर आपके लिए या अपने शेयर मार्केट में डाला और शेयर का प्राइस इंक्रीज होने के बाद आपका वही पैसा बढ़कर 10 से 12 लाख हो सकता था। लेकिन अगर उससे आपने कार खरीदी तो वही पैसा जैसे ही आपकी कार रोड पर सड़क पर आई तो ऑटोमेटिकली उस कार की कीमत 1 से 1.5 लाख कम हो जाएगी। यही पैसा 3-4 साल के बाद जो 3-4 लाख बढ़कर अधिक मात्रा में आपको मिलता, वहीं 3-4 साल के बाद आपकी गाड़ी की कीमत घटकर मात्र 4 से 5 लाख रुपए रहेगी। यानी कि एक तरह से आपने टोटल इन दोनों निवेश में, लायबिलिटी और एसेट में, आपने जितना पैसा निवेश किया था उसका एक तरह से 50% का चेंज होगा। अगर आप एसेट में इसी को निवेश करेंगे तो आप अपनी पूंजी को 20 से 25% तक बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आपने लायबिलिटीज़ में निवेश किया तो नियरली 40% तक इतने ही पीरियड में गिरावट देख सकते हैं। आगे राइटर हर तरह की लोगों के अनुसार इनकम का चार्ट फ्लो देते हैं। जैसे गरीब व्यक्ति है, उनकी जो इनकम मोस्टली होगी वो उनकी जॉब से होगी, जॉब से उन्हें इनकम मिलेगी और इसी सैलरी को अधिकतर ये लोग अपने
जो एक्सपेंस जो खर्च करते हैं अपनी रूटीन की चीज़ों में, जैसे कि किराया देना है, टैक्स देने हैं, ट्रांसपोर्टेशन का देना है या स्कूल की फ़ीस भरनी है, इस तरह की चीज़ों में। वहीं जो मध्यम क्लास का व्यक्ति होगा उसकी भी अक्सर जो मुख्य इनकम होती है वह उसकी नौकरी से होती है, लेकिन इसका कर्व उल्टा होगा, क्योंकि जब इसकी थोड़ी सी इनकम बढ़ेगी तो यह अधिकतर निवेश एसेट की बजाय लायबिलिटीज़ में करेगा। गाड़ी खरीदेगा, क्रेडिट कार्ड लेगा, जिससे और अधिक टैक्स और अधिक क्रेडिट कार्ड के एक तरह से ब्याज, इन सब को रिटर्न करने में इसकी इनकम ज़ाया होगी। वहीं अमीर व्यक्ति का जो कैश फ्लो होगा, अधिकतर उसका निवेश, उसकी जो इनकम जनरेट होती है वह या तो किराए से या लाभांश से या ब्याज से या रॉयल्टी वगैरह से, और उसी को वह अपनी एसेट में, अपनी पूंजी संपत्ति में लगाता है। और यही संपत्ति जैसे रियल एस्टेट है, स्टॉक है, बॉन्ड है, यही इसे पुनः उसी तरह की इनकम फिर से जनरेट करके देंगे। यानी कि इसकी एक प्रोग्रेसिव साइकिल होगी जिससे इसकी इनकम डे बाय डे बढ़ती ही जाएगी। राइटर एक प्रोवर्ब कहता है कि मूर्ख आदमी के पास जितनी जल्दी से पैसा आता है उतनी ही तीव्र गति से उसका पैसा खत्म होता है। राइटर कहते हैं कि उनके समय में अधिकतर पैसा कमाने के जो मुख्य तरीके थे, अगर कोई बच्चा एक तरह से एकेडमिक रूप से और प्रोफेशनल स्किल्स में अधिक शक्तिशाली था या इंटेलिजेंस था, मान लीजिए वह एकेडमिक रूप से अधिक नंबर लेता था, तो अक्सर उनके लिए जो प्रोफेशन होते थे वो ज़्यादातर डॉक्टर और इंजीनियरिंग के होते थे, क्योंकि डॉक्टरी लाइन एक ऐसी थी जिसमें आगे भविष्य में वह बच्चा अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता था। लेकिन आज अधिकतर डॉक्टर एक तरह से वित्तीय चैलेंज को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें कभी भी उनके जीवन में कैसे वित्तीय प्रबंधन किया जाए ये चीज़ें सिखाई ही नहीं गई। वहीं रहा इंश्योरेंस कंपनियां, उन्होंने आज हर बिजनेस को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ आज के बच्चे अधिकतर जल्दी से अपने जीवन में प्रोग्रेस चाहते हैं, जल्दी से दुनिया में फेमस होना चाहते हैं, जिसके लिए वो ज़्यादातर फेमस एथलीट बनना चाहते हैं या मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन, इस तरह की चीज़ें, ताकि उनके जीवन में जल्दी से पैसा और एक तरह से प्रसिद्धि आए। इसी कारण आज के बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक तरीका अपना रखा है कि जो प्रोफेशनल स्किल हैं वो एकेडमिक जो सक्सेस है उससे अलग है। राइटर कहते हैं कि लाखों बच्चे स्कूल से निकलते समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है उन्हें वित्तीय स्किल की कमी। वो पैसा तो कमाते हैं, अपने जीवन में खूब अमीर भी बनते हैं, लेकिन अंत में अपने अंतिम दिनों में इसी तरह की वित्तीय समस्याओं से जूझते हैं, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है कि हमारी स्कूली शिक्षा में कभी भी हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे का प्रबंध कैसे किया जाए। राइटर कहते हैं कि कैश फ्लो से, कि किसी के जीवन में किस तरह से पैसा आ रहा है, इससे उस व्यक्ति के कि कैसे वह पैसे का प्रयोग कर रहा है के बारे में बताया जा सकता है। इसलिए अधिकतर जो प्रोफेशनल होते हैं, बहुत अधिक एकेडमिक पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें एक चीज़ तो सिखाई जाती है कि कैसे जीवन में कड़ी मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और पैसे कमाएं, लेकिन कभी भी उन्हें एक चीज़ नहीं सिखाई जाती कि कैसे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करे। आई होप आपको ये बातें पसंद आई होंगी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।